नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले 20 साल से जब से अमेरिकी सेना और अमेरिकी सेना के साथ एक व्यवस्था जब से थी अफगानिस्तान में, तो ऐसा माना जा रहा था कि धीरे धीरे अफगानिस्तान को दोबारा से बनाया जा रहा है, तालिबान के चंगुल में से निकाला जा रहा है, एक देश को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, एक देश का महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। 20 साल लगे इस प्रयास में और वो कार्रवाई अभी भी चल ही रही थी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि अब अमेरिकी सैनिक वहां नहीं रहेंगे, अमेरिकी फौज वहां नहीं रहेगी, और ये माना जाने लगा कि अब इतना मजबूत बना दिया है अफगानिस्तान को कि वो अपने आप लड़ लेंगे। हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर, 3 महीने नहीं जो शुरुआत में बोला जा रहा था कि 3 महीने में तालिबान कब्जा कर लेगा काबुल पे, हफ्ते भर के अंदर बिल्कुल ढेर हो गई अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की आर्मी, हथियार चुरा लिए गए, सब कुछ हो गया। अब इस पर बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातें तो होंगी और हो रही हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन हर त्रासदी का एक मानवीय चेहरा होता है और वो मानवीय पहलू अब तस्वीरों से अब देखने को मिल रहा है। चाहे आप काबुल एयरपोर्ट की बात कर लें या दूर दराज इलाके हैं अफगानिस्तान के, उनकी बात कर लें, आज उसी पर हम जिक्र करेंगे कि ये जो मानवीय त्रासदी है अफगानिस्तान में, ये कितनी भयावह है, कितनी बड़ी है, और इससे कैसे निपटा जाए, इसको कैसे सुधारा जाए, कौन जिम्मेदार है वो छोड़ दीजिए। अब इस मानवीय त्रासदी को हम रोकेंगे कैसे? कहां हैं वो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां? कहां हैं ये एजेंसियां? कहां हैं बड़े बड़े देश जो कि एक मानवीय चेहरा प्रस्तुत करते हैं? उनकी मानवीयता कहां गई अफगानिस्तान की? ये एक मानवीय त्रासदी है और उसमें जो लोग झेल रहे हैं वो असली बात है और वो अभी हो रहा है। इसको कैसे रोकें? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हिरजतुल्लाह रहीमी, आप मेडिकल छात्र हैं, जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम्बेसडर राकेश सूद, अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत, भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर में पश्ताना दुर्रानी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लर्न अफगानिस्तान, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश सूद जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। एम्बेसडर सूद, क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इवैक्यूएशन होगा, नहीं होगा? फौज वहां होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? उससे ज्यादा बड़ी त्रासदी जो अभी देखने मिल रही है वो है ये मानवीय त्रासदी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरीके से ये कब होते हुए देखा गया है, और क्या कार्रवाई करनी चाहिए एक आदर्श रूप में कि ये स्थिति और बद से बदतर ना हो जाए? देखिए, अब इस समय जो निर्णय लिया था अमेरिका ने पहले तो एक किस्म से एक नैरेटिव अपना एक नैरेटिव बनाया कि हम वहां पे नेशन बिल्डिंग करने के लिए नहीं आए हैं। जो हमारा मकसद था वो हमने पूरा कर लिया। सवाल यह है कि अब अमेरिका किस लिए वहां आया था? अगर उनका मकसद सिर्फ तालिबान को हटाना था तो वो तो 3-4 महीने में हो गया था। अगर उनका मकसद ओसामा बिन लादेन को मारना था तो वो भी 2011 में पूरा हो गया था। तो अगर अमेरिका वहां पे था तो एक तरह से अमेरिका एक काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर फंस गया था, और इसलिए अमेरिका को वहां से निकलना लगा कि उनको वहां से निकलना जरूरी है। हालांकि अगर आप देखें तो 2015 से लेके आज तक, यानी 6 सालों में कुल मिलाकर सिर्फ 96 अमेरिकी सिपाही वहां पे मारे गए हैं 6 सालों में। यानी अगर 6 साल में 96 हुआ तो एक साल में 16 सिपाही मारे गए। और वो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने 2014 के अंत में कॉम्बैट ऑपरेशंस में हिस्सा लेना समाप्त कर दिया था। पर एक तरह से अमेरिका के अंदर ये हो गया कि अभी अब हमको वहां रहना नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो पूरा हो गया। तो इसलिए वहां के जो हालात थे वो फैक्टर इन नहीं किए गए, बल्कि ये हुआ। और दूसरी बात यह है कि चीन कह रहा था कि अमेरिका को वहां से निकलना चाहिए, रूस कह रहा था अमेरिका को वहां से निकलना चाहिए, ईरान कह रहा था अमेरिका को वहां से निकलना चाहिए।
तो अब ये सब लोग चाह रहे थे कि अमेरिका वहां से निकले, तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम तो चलते हैं, अब आप संभाल लीजिए। तो एक तरह से इसकी जिम्मेवारी सभी देशों की है, पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि तालिबान को 20 साल तक पनाह किसने दी, तालिबान को किसने सुरक्षा दी, ये कैसे मुनासिब हुआ कि 20 साल के बाद तालिबान इतने ताकत से पूरा का पूरा देश काबू कर सका। उसके पीछे अगर एक देश है जिसकी जिम्मेवारी है तो वो पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान तालिबान को पनाह नहीं देता तो तालिबान ये हासिल नहीं कर सकता था। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि तालिबान के जितने भी गुट हैं, किसी का नाम क्वेटा शूरा है, किसी का नाम पेशावर शूरा है, किसी का नाम मीरम शाह शूरा है। ये तीनों शहर जो हैं ये पाकिस्तान में ही तो पड़ते हैं। अभी तक किसी ने काबुल शूरा या हेरात शूरा की तो बात की नहीं, हमने तो ऐसा सुना नहीं। तो इसलिए ये साफ जाहिर है कि अगर आप एक काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर शरीक हो जाते हैं तो काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर शरीक होना जो है वो वहीं के लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर की ताकत आकर काउंटर इंसर्जेंसी करेगी तो उसको एक बाहरी ताकत के रूप में देखा जाएगा। और ये वही हुआ, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को ये कहना शुरू किया कि ये यहाँ पर एक ऑक्युपाइंग स्टेट है, ये बाहरी ताकत है। और इस वजह से जो उनके पास इतना हुआ कि उन्होंने, अमेरिका एक तरह से जब थक गया तो वो वहां से निकलने की वैसे भी कोशिश कर रहा था। और अमेरिका के अंदर एक तरह से एक मन में एक नैरेटिव बन गया कि ये एक अनएंडिंग वॉर है। अमेरिका की वॉर जो थी वो तो समाप्त हो चुकी थी 2014 में, क्योंकि 2014 के बाद वहां पे केवल 8,500 अमेरिकन थे, वो और कम हो गए थे। 2020 के अंदर तो केवल 2,500-3 हजार ही रह गए थे। अब भी तो 6,000 सिपाही उन्होंने भेजे हैं अपने लोगों को निकालने के, इवैक्यूएशन करने के लिए। तो अगर मान लीजिए ये जो पहले 2,500 5,000 सिपाही वहां रहते भी तो उनको कोई इतना, उनका बजट का खर्चा इतना नहीं था कि जो अमेरिका का डिफेंस बजट जो कि $700 बिलियन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। करीब 30-40 बिलियन डॉलर था केवल अमेरिका का वहां पे खर्चा इस समय। बिल्कुल। वो इतना अनअफोर्डेबल नहीं था। बिल्कुल। पर बिल्कुल। उससे एक परिस्थिति जो थी वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती थी। अब वो कंट्रोल निकल गया है, वो कंट्रोल खत्म हो गया है। और यही एक स्थिति है जो कि हम देख रहे हैं। हिजरतुल्लाह रहीमी, जिस किस्म का एक वैक्यूम हो गया है, तो वो अब वैक्यूम का नतीजा हमको आपके टीवी के ऊपर जो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीरें हैं। जो लोग अंदर हैं वो किस तरीके से प्लेन से चिपके हुए हैं और न जाने कितने सैकड़ों लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसना चाहते हैं, किस तरीके से घुस रहे हैं। ये एक मानवीय त्रासदी का एक जो चेहरा या एक पहलू देखने मिला है, यही है असली कॉस्ट। असली में जो ह्यूमन सफरिंग जिसे कहा जाता है वो ये होती है एक जंग की। बड़ी बड़ी कूटनीति या रणनीति जो भी बने, उसका असर जमीन पर यही होता है जो आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं कि लोग प्लेन से चिपटे हुए हैं, न जाने क्या सोच करके कि वो प्लेन उड़ेगा तो टायर के सहारे सहारे यूएस पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन क्यों लोग ये बेतुकी आस लगाए हुए हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि 2 लोग गिर भी गए। ऐसी बेतुकी आस लोगों ने क्यों लगाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परेशान हैं, शायद एक बेहतर कल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हिजरतुल्लाह रहीमी, आप मेडिकल छात्र हैं, अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिजरतुल्लाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इधर अफगानिस्तान में आपके साथ हूँ। हिजरतुल्लाह रहीमी अफगानिस्तान में आपके साथ भाई साहब। जी, आप हमें बताना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? आप अगर अपनी बात बताएं। इधर भाई साहब तो फिलहाल बहुत आरामी है और लोग आरामी महसूस कर रहे हैं अब तक। तो जंग की दरमियान में बहुत पीपल और मेरे और पीपल ऑफ सिटी हर तरफ चली गई। जब जंग रुकी तो वापस उन्होंने अपनी घर
आया, उन सब अपने घरों को आया। अब तक हमारी सिटी में तो कुछ नहीं है, सब आरामी है। हम कैपिटल से थोड़ा दूर है, हम दूसरे शहरों में है। कैपिटल के लोग बहुत तशवीश में है और वो महसूस करता है कि हाँ तालिबान आ गए तो हमको मार डालेंगे। और कुछ एयरपोर्ट में भी बहुत रश है। तो और तालिबान ने साफ साफ बोल दिया कि हमको आप कुछ देना नहीं है, हम तुम्हें आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप महसूस रहे बात, मगर लोग ये तशवीशात ज़हनों पर है कि तालिबान हमें मार देंगे और हमें नहीं छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुन करके ये जैसे कि आपका ये कहना है कि तालिबान कह कुछ रहा है लेकिन कैसे भरोसा किया जाए उस बात पर। डॉक्टर वाइल अव्वाद, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर अव्वाद, ये जो मानवीय त्रासदी का चेहरा अभी देखने को मिल रहा है, जो द ह्यूमन कॉस्ट टू अ वॉर, टू अ सिचुएशन लाइक दिस, उस पर आप क्या कहेंगे? इसको देख करके आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनको तुरंत आना चाहिए? ये सबसे बड़ा बुरा हालत हो गया। जैसे आपका सैगोन वियतनाम हो गया, तो ऐसा लग रहा मेरे को ये काबुल के ऊपर है। और दूसरी बात ये तो भी कहना चाहते हो, ये आप देख लो जो एयरपोर्ट वाले लोग हैं, जो अफगानी वाले लोग हैं, ये कोऑपरेटर विद द अमेरिकन ट्रूप्स और द फॉरेन ट्रूप्स। मतलब ये नॉर्मल आदमी नहीं है जिसकी मदद किया, और जिसकी मदद किया तो चाकू मार दिया था। सिर्फ अमेरिकन, जब तक अमेरिकन और वेस्टर्न पावर कह रहे सिर्फ हमारे नेशनैलिटी हम लोग हथारना चाहिए, और बाकी अफगानी जो उनकी खुद मदद कर दिया था उन्होंने छोड़ दिया था पहले। ये सबसे बड़ा ये बिट्रायल ऑफ द नेशन, ये तो खाइन का मामला है। ये तो मेरे सबसे बड़ी लेसन है। वी हैव टू लर्न दैट नो फॉरेन पावर विल प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। आप खुद करना चाहिए, ये तो कहानी है। दूसरी बात यह है, तो ये सारी दुनिया का मालूम हो गया था। अमेरिका जब तक फरवरी आपका मालूम हो गया साइन किया लास्ट ईयर तालिबान, और उन्होंने खुद मजबूरी से कतार से मजबूरी से बोला तो ऑफिस खोल दो तालिबान के लिए, इमाराती अफगानिस्तान का ऑफिस खोल दो। वो ट्रंप की टाइम है, उन्होंने, आपके लोग भी कह रहे हैं ये तो गुड तालिबान आ गया, तो गुड तालिबान बातचीत करना चाहते। तो इसलिए अमेरिका में खुद उनकी पॉलिसी है ये हम लोग जाना चाहिए, और आपके लिए सिक्योरिटी वैक्यूम आप लोग करा दो, आपकी जिम्मेदारी, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिकन पब्लिक डिसेप्शन है जो उनकी वेपन ऑफ मास डिसेप्शन में उन्होंने शुरू किया था, जब तक वहां पर जिहादी कल्चर शुरू किया था अफगानिस्तान के अंदर है 40 साल से पहले, जब तक उनकी सोवियत यूनियन हथारने के लिए। और जिहादी कल्चर ISI, CIA और सऊदी वाली इंटेलिजेंट वहाबी का एक ग्रुप है जो बनाया था, वहाबी सलफी ग्रुप है, जो अभी आप देख रहे हैं तालिबान में। अगर आपको याद है, हम लोग भी याद है, हमको एक खुशाबहुद्दीन किसी के वक्त में, जब तक वहां पर जॉर्ज बुश में, जो W बुश खुद आ गया और कह रहे हम लोग ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो तालिबान से हमको हटाने के लिए, और ये वो तो डार्क एज खत्म करना चाहिए। अगर ये अमेरिकन राष्ट्रपति खुद कह रहे, और आज का जो बाइडेन खुद राष्ट्रपति भी कह रहे ये तो हमको तालिबान के लिए उनकी कुर्सी में साथ बात करके बातचीत करना चाहते हो, तो आप मेरे को आप देख लो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्डर में क्या हो रहा है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ नहीं है, आजकल कियोटिक है। और सिर्फ ये जो फॉरेन पावर इंटरवेंशन है, सिर्फ उनकी ऑब्जेक्टिव एक ही है, CIS कंट्री है, हमला के लिए तेल का और गैस का। और बाकी आप समझ लो, अगर टेररिज्म से बात करना, अगर टेररिज्म मांग रहे, तो उन्होंने उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के मारा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मार दिया, लेकिन पाकिस्तान छोड़ दिया था और अफगानिस्तान में रहने के लिए रहेगा। तो उन्होंने इराक भी गया था 2003, क्यों इराक गया? यूनिलैटरली एंड एक्सेप्शनली, यूनिलैटरल डिसीजन US एंड UK। तो ये भी कहानी से सोचना चाहते हैं। आई थिंक वी हैव टू लर्न मोर लेसन देन अंडरस्टैंडिंग द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। जी एम्बेसडर सूद, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ये मॉडरेट तालिबान, गुड तालिबान, इस तरीके की बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। आपको लगता है कि ये ऐसी कोई चीज है भी जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हो, लेकिन गुड तालिबान जैसी कोई चीज है? अल्टीमेटली एक डर हिंदुस्तान में ये भी है कि अभी तो आपको मॉडरेट चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह स्थिति काफी बदतर भी हो सकती है भारत के लिए। देखिए, ये गुड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट है, या तालिबान 2.0 का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी कहानी है जिसको पाकिस्तान
ने 10 साल से पाकिस्तान दोहरा रहा है। धीरे 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 अब लोगों वेस्ट में, खास तौर पे पश्चिमी देशों में, इंक्लूडिंग अमेरिका में, उसको कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनको अंग्रेजी में लेनिन ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, यूजफुल इडियट्स। तो उसको कुछ ऐसे, अब पाकिस्तान को, उनकी खुशकिस्मती है कि उनको वेस्ट में कुछ ऐसे यूजफुल इडियट्स मिल गए जो इस बात में विश्वास करने लगे, जिन्होंने धीरे धीरे इसके ऊपर काफी इस बात को तूल दी कि हाँ एक तालिबान 2.0 है। तभी तो 2013 में दोहा में दफ्तर खुला, अब उस बात को भी 8 साल हो गए। तो एक तरह से पहला मकसद पाकिस्तान का ये था कि भाई उनको किसी तरह जो अंदर हैं उनको बाहर लाया जाए, ताकि उनकी एक लेजिटिमेसी, उनकी एक रिस्पेक्ट, उनकी एक एक्नॉलेजमेंट तो हो। तो जब एक अंतरराष्ट्रीय दफ्तर खुल गया दोहा में, जिसके पीछे किन 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 लोगों का हाथ था, उसके पीछे हाथ था यूरोपियन ताकतों का, और उसके पीछे हाथ था ओबामा सरकार का, क्योंकि 2013 में ओबामा सरकार थी, और उसके अंदर कतर ने भी साथ दिया, गल्फ की जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी साथ दिया, तभी तो वहां पर तालिबान का दफ्तर खुला। अब मतलब मान लीजिए हिंदुस्तान को कोई आकर कहता कि आप एक तालिबान का दफ्तर खोल लीजिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को काफी उसमें सोच विचार करना पड़ता। तो अब यह है कि वो 8 साल पहले वो दफ्तर खुला, लोगों ने वहां आना जाना शुरू किया, इंटरनेशनल मीडिया, सब लोग, वो लोग वहां जो लोग थे उन्होंने भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करनी शुरू की। अब उसके बाद 2018 में अमेरिका ने उनके साथ डायरेक्ट डायलॉग शुरू कर दिया, तो एक तरह से उनका रुतबा जो था वो और बढ़ गया, उनकी लेजिटिमेसी जो थी वो और उसमें इजाफा हो गया। तो ये लंबा सा किस्सा है। नहीं एम्बेसडर सूद, मेरा सवाल ये था कि आज की डेट में वो अंतर्राष्ट्रीय लेजिटिमेसी उनको मिलना, ऑफिस खुलना, डायलॉग टेबल पर बैठना, चीन का ये कहना कि भाई अगर वहां पर अफगानिस्तान में कोई तालिबान की सरकार बनी तो हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको लगता है कि एक तो ये एक ओढ़ी हुई अच्छाई तालिबान की प्रस्तुत करने की कोशिश, और जो वास्तविकता है तालिबान की वो आपको लगता है वो कभी नहीं बदलेगी, या वो नहीं बदलेगी और उसका खतरा हमेशा मंडराता रहेगा? देखिए, वास्तविकता तालिबान की क्या है, ये तो अभी तक तो हमें कोई चेंज का कोई हमको इशारा नहीं मिला है, क्योंकि जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे तालिबान ने कब्जा किया है वहां से, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि वो तालिबान वैसा ही है जैसा 1996, 97, 98 में था, क्योंकि वहां तो वैसा ही दिख रहा है। अब ये आपकी बात सही है कि क्योंकि तालिबान की डेलीगेशन चीन के विदेश मंत्री को मिली जाकर बीजिंग में, तो इसलिए उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। मॉस्को में वो जाकर मिले, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। तेहरान जाकर मिले, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। पाकिस्तान तो खैर है ही उनकी तरफ से। तो अब असलियत सामने आ जाएगी अब कुछ दिनों के अंदर। पर अभी तक कोई, क्योंकि तालिबान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर तालिबान की तरफ से एक इशारा है तो वो ये है कि वो अभी भी यही कहते हैं कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को कबूल नहीं किया है। उनके जो प्रवक्ता हैं ये सुहेल शाहीन, वो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में वो हमेशा यही कहते हैं कि वो नुमाइंदे हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की। तो इसलिए उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है हमारे पास कि वाकई तालिबान की आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन आया है। और यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है भारत के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8 बजे हम इसी चीज पर चर्चा जारी रखेंगे कि भारत को किस तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतित होना चाहिए या चिंता जायज है, और हम लोग क्या करें। मीटिंगें हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग हो रही है। किस किस्म की चिंता है भारत के लिए? आप भूलिए मत, सन 1999 जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तालिबान क्या कर सकता है, या तालिबान को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान ने, अंतर्राष्ट्रीय देशों ने किस तरीके से उसको जिंदा रखा है, उस आतंकवाद को जिंदा रखा है। ये कितनी बड़ी चुनौती है।